दोस्तों, इंडिया और यूएई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। इट्स अबाउट रुपी दिरहम। आई एम श्योर यू नो कि दिरहम जो है ये यूएई की करेंसी है। तो आज का टॉपिक जो है ये इकोनॉमी, इंडिया यूएई रिलेशंस, इंडियन डायस्पोरा और डिजिटल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। राइट डियर फ्रेंड्स, एक लंबे समय से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कोशिश है कि रुपी जो है उसको और ज्यादा इंटरनेशनल बनाया जाए। जुलाई 2022 की बात है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को ये अथॉरिटी दी थी कि आप में बेसिकली परमिशन दी थी कि रुपी जो है इसको आप इंटरनेशनल कीजिए, और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट करना है तो जहां पर रुपी से आप पेमेंट करके सामने वाली कंट्री जो है वो रुपी एक्सेप्ट कर रही है तो वहां पर आप रुपी दीजिएगा, हमें कोई इश्यू नहीं है। फरवरी 2023 की बात है जब इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ, एंड इट्स अबाउट हमारा देश का जो यूपीआई है उसको सिंगापुर का पे नाउ जो है उसके साथ सिंक्रोनाइज, उसके साथ लिंक किया गया है। तो ये भी उसी दिशा में एक कदम है आप कह सकते हैं। और ये यूपीआई प्लस पे नाउ का जो लिंकेज है तो इसमें आप 60,000 रुपीज़ पर डे जितना ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि रेमिटेंस जो है इसका कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। 15 जुलाई की बात है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने मिलकर ये एमओयू साइन किया है। और अब बायलैटरल ट्रेड में जहां पर पॉसिबल होगा वहां पर दोनों डोमेस्टिक करेंसीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली ए गुड न्यूज फॉर इंडिया एज वेल एज यूएई। अब बात करें इंडिया की रेमिटेंस की। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, तो जब वो पैसे कमाते हैं और जो भी पैसे एंड ऑफ द मंथ बचाते हैं तो कुछ पैसे जो है वो घर वापस भेजते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। इंडिया है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीविंग देश बन गया। 2022 में वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये है कि इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसको एक साल के अंदर $100 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंस मिला। इतना हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी नहीं मिलता है। तो इंडियन डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझिएगा कि जो लोग हमारा देश छोड़कर दूसरे देश गए हैं, राइट, वहां पर सारी तकलीफें झेल रहे हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, अपने वतन से दूर रहकर वहां पर जो पैसे कमाते हैं तो वो पैसे वापस भारत भेजते हैं और वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसा ही कह देते हैं जब देश की ज़रूरत थी तो लोग जो है वो देश को छोड़कर वहाँ पर चले गए, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर बैठकर भी वो हमारे देश की मदद कर रहे हैं, तो इस बात के लिए उनको हमेशा रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी ये कोशिश है कि जितना मीन्स जितना ये डिजिटल पेमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा और जितना सिंक्रोनाइजेशन होगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि रेमिटेंस का फ्लो जो है वो बढ़ेगा। राइट, दिस विल बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। एफडीआई का जितना इंपॉर्टेंस है वैसे ही रेमिटेंस का इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो भी कम होगा कि अगर आप पैसे मीन्स आई नो दिस थिंग एज ए फैक्ट कि जब आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और जब आप पैसे वापस भेजते हैं तो आपको उस पर पेमेंट करना पड़ता है। मीन्स एक प्रकार की फ़ी जो है वो कलेक्ट की जाती है और वो फ़ी देना जो है फील्स वेरी पेनफुल, किसी को भी पसंद नहीं रहेगा वो। लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो जब कम होगा तो जो रिसिपियंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, उनको लगभग पूरे पैसे जो है वो मिलेंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, यूएई का जो ये टाइप है तो इस टाइप में बेसिकली जो करंट अकाउंट है, राइट, करंट अकाउंट के जो ट्रेड्स हैं और इसी के साथ साथ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस जो है वो डोमेस्टिक करेंसीज में भारत और यूएई जो है वो एक दूसरे के साथ इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर पाएंगे। तो बिजनेस के लिए ये काफ़ी सही चीज़ होगी। दूसरी चीज़, दोनों देशों की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब जॉइंटली एक ऐसी सिस्टम क्रिएट कर रही है, एक सेटलमेंट सिस्टम, और इसी के साथ साथ रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्रिएट करेगी ताकि दोनों जो हैं वो इस करेंसी, अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए कर सकें। तो बेसिकली सेटलमेंट सिस्टम और दिरहम रुपी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दो चीज़ें इनको क्रिएट करनी पड़ेगी हमारी आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई को। तो ये जो कदम लिया जा रहा है तो इट्स ऑफ कोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आवर करेंसी दैट इज रुपी। और भारत की इकोनॉमी जो है उसकी साइज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया के अलग अलग देश जो हैं दे आर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस विद इंडिया। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएई जो है वो भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स,
यूएस डॉलर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। यूएस डॉलर जो है उसका एक लंबे समय से डोमिनेंस रहा है ट्रेड और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में। डॉलर की ताकत आप ये पॉइंट से समझ सकते हैं। दुनिया में जितना भी इनवॉइस्ड ट्रेड होता है, यानी कि जिन ट्रेड का बिल बनता है, तो 50% जितना ट्रेड जो है वो डॉलर से होता है। तो यू कैन इमेजिन, राइट। दूसरी चीज, ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं, आरबीआई के पास जो रिजर्व होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व जिनको हम कहते हैं, तो 60% जितने रिजर्व जो हैं वो डॉलर में होते हैं। समझ सकते हैं ना इसकी ताकत। और इसी के साथ साथ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% जितने ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डॉलर में होते हैं। तो डॉलर को हटाकर वहां पर बैठना जो है, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। 50 साल, मे बी 100 सालों के बाद शायद ये पॉसिबल हो, लेकिन अभी तो 50 सालों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डॉलर जो है ये एक प्रकार की व्हीकल करेंसी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा है कि जो फॉरेन ट्रेड हम करते हैं, इनवॉइस्ड फॉरेन ट्रेड, राइट, जिन चीज़ों का बिल बनता है बेसिकली, तो 80% जितना हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो हम यूएस डॉलर में करते हैं। तो हमारा इस्तेमाल भी, हम भी डॉलर का जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कोशिश है कि रुपी जहाँ तक पॉसिबल हो, जिन जिन देशों के साथ पॉसिबल हो, तो वहाँ पर हम रुपी जो है उसके साथ ट्रांजैक्शन करना पसंद करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि एक फ्रीयर कन्वर्टेबिलिटी, कि किसी भी करेंसी के साथ उसको आप कन्वर्ट कर सके, इजीली कन्वर्ट कर सके। तो ये चीज़ जो है वो एक देश को करनी पड़ती है, सरकार को करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो और ज़्यादा हम डीपर बनाएं, और इसी के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड में हमारा फुटप्रिंट जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो। इंटरनेशनल अगर हमें रुपये को बनाना है तो इसके लिए हमें लार्जर ट्रेड और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ इसको सिंक करना पड़ेगा। और अगर हम इसको सिंक नहीं करेंगे तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी क्रिएट हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल जो है वो मैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूँगा। लेट्स से डॉलर जो है वो इतना इंटरनेशनल हो गया कि लैटिन अमेरिका के कुछ देश जो हैं तो वहाँ पर लोग जो हैं अपनी करेंसी नहीं डॉलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो फिर जब फेडरल रिजर्व कोई डिसीजन लेता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो इस लैटिन अमेरिकन कंट्री पर डायरेक्ट इसकी इम्पैक्ट आती है, राइट। तो इसकी एक रिवर्स इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होती है। तो अगर दुनिया के अलग अलग देश जो है वो रुपीज़ को कलेक्ट करने लगे, अपने पास रिजर्व में रखने लगे, और फिर अचानक से उसका फ्लो जो है वो इंक्रीज कर देंगे, रुपये का फ्लो, तो फिर रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसकी इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर हो सकती है। तो ये हैंडल करने की कैपेसिटी जो है वो हमारे देश की होनी चाहिए। लेकिन अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रोच है, इट इज़ ग्रेजुअल अप्रोच। ये काफ़ी लॉजिकल है कि धीरे धीरे, राइट, रिटेल ट्रांजैक्शंस की परमिशन दी है, लोअर कॉस्ट लोअर ट्रांजैक्शन जो हैं उन पर ये अलाउड हैं, और इससे बेसिकली यही होगा कि ट्रांजैक्शन का कॉस्ट जो है वो भी कम होगा। तो अभी जो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि स्टेप बाय स्टेप वाला अप्रोच जो है, दिस इज़ बेस्ट फॉर अस। और इसके साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा जब हम रुपये में अकाउंट्स को सेटल करेंगे। तो और ज़्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ऑफ कोर्स, राइट। हमारे जो फॉरेन ट्रेड और कैपिटल अकाउंट पॉलिसीज़ में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन सारी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत होगी, तब जाकर थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो है वो हमारा रुपये भी बनेगा। लेकिन तब तक ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आज की डिस्कशन में मैंने थोड़ी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा गहराई में मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि फिर चीज़ें जो हैं वो रिपीटेटिव हो जाती हैं। तो आई वुड रेकमेंड यू गाइज, आई वुड रेकन यू गाइज के मेरे लेक्चर्स जो हैं उनको रेगुलरली फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज जो सिंक्रोनाइजेशन की बात है या फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पास्ट में बहुत बार एक्सप्लेन भी की हैं। एनीवेज, दिस इज प्रशांत मावानी, यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।